नमस्ते दोस्तों। नवंबर 21, 1963 में जब पहली बार भारत के साइंटिस्ट ने रॉकेट्स के हर एक पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी में ले जाकर नई इंडिया के मॉडर्न स्पेस एज की शुरुआत करी थी। India also entered the space age with her satellite Rohini. It was launched by SLV-3. आज से ठीक 20 साल पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पहली बार 2003 के इंडिपेंडेंस डेज में इंडिया मून मिशन लैंडिंग की बात करी थी। के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। उसके बाद 5 साल के बाद इसरो ने ऑलमोस्ट 312 दिन के लिए सबसे पहले मून ऑर्बिट में अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा। Historic moments as far as India is concerned. We have started our journey to the moon, and the first leg of the journey has gone perfectly well. बशर्ते कुछ प्रॉब्लम के कारण स्क्रिप्ट क्राफ्ट क्रैश कर गया और वो हमारा स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 1 था। इस मिशन में दोस्तों 2014 में फर्स्ट ट्राई में मार्स ऑर्बिट के अंदर में इंटर करने वाला हम लोग पहला देश बन गए। फिर कहीं जाकर दोस्तों 24 अगस्त 2023 को हमारा भारत सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पे लैंड कर गया। उसके बाद हमारे भारत को अच्छे तरीके से जाना जाने लगा इस मामले में। बात मून के साउथ पोल में उतरने से पहले भी बहुत कुछ हो गया है। इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं और आपको मैं इस स्पेस रेस के एक दूसरे साइड को दिखाने की कोशिश करूँगा जो एक्चुअली में इससे काफ़ी अलग है। मून लैंडिंग से और भी पहले क्या हो रखा है, वीडियो शुरू कर। Being sent into orbit, it's a lot easier to go for launch, but a lot messier once you're up there. Governments now have to share space with private companies, and without much in the way of regulation, it's starting to get so congested, we don't know exactly what's up there anymore. वैसे तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हम लोगों ने अपने 6ठी क्लास के किताबों में पढ़ लिया था और इसका इम्पैक्ट हम लोग आज भी याद रखते हैं। लेकिन इस दौरान अगर आपको पता हो तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट स्पेस भी था। स्पेस का मतलब था यहाँ पे रॉकेट से दूसरे कंट्री पे वॉर करना, जो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता था एक कंट्री को दूसरे कंट्री को टारगेट करना। वैसे हालांकि दोस्तों रॉबर्ट गॉर्डन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें इनका रॉकेट की क्रेडिट जाता है और अराउंड 1000 ईयर पहले ही इसका कॉन्सेप्ट रिलीज हो गया था। 1926 के आसपास सबसे पहला रॉकेट हमें लॉन्चिंग इनके थ्रू देखा गया था। ये एक फ्यूल बेस्ड रॉकेट था जो 1957 के टाइम पे निकिता कुर्सेव सोवियत यूनियन के लीडर ने अपने देश की टेक्नोलॉजी पावर को शो करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी। मात्र 4 साल के बाद 20 अप्रैल 1961 को कंट्री ने अपना पहला स्पेस प्रोग्राम फ्लाइट लॉन्च कर दिया गगनयान 1 और उसके बाद सिर्फ 1 महीने भी नहीं हुए थे 8 मई 1961 को यूनाइटेड स्टेट ने अनाउंस करता है कि वो ह्यूमन मून लैंडिंग मिशन करने वाला है। और इस दौरान 1961 से लेकर 1999 तक जब तक सोवियत यूनियन पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं कर गया था, इसके बीच में यूनाइटेड स्टेट सोवियत यूनियन के बीच में बड़ी भयंकर स्पेस जंग चली। ये जंग ऑलमोस्ट था अपने टेक्नोलॉजी और अपने पावर को दिखाने के लिए। इसके बीच में मून लैंडिंग भी करी गई और देश अपना रियल पोटेंशियल दिखाया। वैसे तो दोस्तों इस दौरान ये मून लैंडिंग बहुत कम देखने को मिला, लेकिन जो स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च करे गए टेक्नोलॉजी की यूज करके कंट्री को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत था। इसमें आपको लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। इस पॉइंट को देखते हुए दूसरे और भी कंट्रीज़ को इसका रियल पोटेंशियल का पता चला। जापान, चाइना और इंडिया ये एक मेजर कंट्री थे जिसे अपनी टेरिटरी का ख्याल करना था। ये स्क्रीन पे मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। इसमें ये जो लिस्ट ये 1957 से लेके 2008 तक के बीच का ग्राफ है, जिसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कंट्रीज ने लॉन्च करे, स्पेशली सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट का ग्राफ आप देख सकते हो। वैसे इस ग्राफ को अगर थोड़ा डीप समझे तो रसिया 1960 के बाद से 16 मार्च 1962 को रसिया ने अपना पहला मिलिट्री स्पेस स्टेशन कोस्मो 1 सैटेलाइट लॉन्च करा। उसके बाद जाकर 74 मिलिट्री सैटेलाइट्स सिर्फ रसिया लॉन्च करता है। फिर कहीं जाकर 2 दिसंबर 2017 को रशिया के थ्रू कॉस्मोस 2527 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया था मिसाइल्स को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए और गवर्नमेंट को एक वार्निंग पहुंचाने के लिए। उसके बाद कहीं 1970s के आसपास सैल्यूट 2, 3 और सैल्यूट 5 जैसे सैटेलाइट ऑलरेडी रशिया लॉन्च कर रखा था।
जितनी स्पीड से सैटेलाइट लॉन्च हो रहे थे, साथ में ही पेलोड रॉकेट्स भी लॉन्च करे गए। एक ऐसा रॉकेट जो अर्थ से सामान लेके स्पेस में छोड़ सकता है। और इसके दौरान कंट्री ने 17 ऐसे और भी रॉकेट लॉन्च करे जो पेलोड वाले थे। दूसरी ओर यूएस उसी कोल्ड वॉर के दौरान 1960 में अपना पहला नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करा, जो अराउंड 2017 तक आकर 960 से भी ज़्यादा सैटेलाइट हैं, जो एक्चुअली में डिफरेंट काम के लिए। अराउंड 123 से भी ज़्यादा सैटेलाइट तो सिर्फ मिलिट्री के कामों के लिए रखी गई है। इससे 10 साल पहले 1950s के टाइम पे डिस्कवर 1D जैसे सैटेलाइट्स है जो सबसे पहले कैमरा केयरिंग करते थे, और इसे मेनली सर्विलेंस के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि जो यूएस के बॉर्डर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत होती थी, और इस चीज़ के लिए हेल्प करने के लिए इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च हो रहे थे। अब इस दौरान इंडिया और चाइना ऐसा कंट्री बच गया था। इंडिया में अराउंड 13 ऐसे सैटेलाइट है जो ऑलरेडी इंडिया के बॉर्डर के सर्विलेंस के लिए यूज करे जाते हैं, और भी सैटेलाइट्स हैं जो हमारे मैपिंग, नेविगेशन सिस्टम, वेदर कंडीशन और जितने भी डिज़ास्टर होते हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए छोड़ा गया है। इसमें कुछ एमीसेट, माइक्रोस्टार, GSAT-A एयरफोर्स और नेवी के लिए यूज करी जाती हैं। 1950 के टाइम से चाइना ने अराउंड 68 मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर दिए गए अपने अलग अलग पर्पस के लिए, जिसका नाम अराउंड युआन 30D, 30F, 30E रखा गया था, जो आज अगर आप देखोगे तो मिलिट्री कंट्रोल, उसके GPS नेविगेशन सिस्टम, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। वैसे दोस्तों एक फैक्ट की बात बताता हूँ, आज के डेट तक 3700 से भी ज़्यादा सैटेलाइट ऑलरेडी स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सिर्फ 1100 ही ऐसे सैटेलाइट हैं जो वर्किंग कंडीशन में है, और इसमें 50% से ज़्यादा सैटेलाइट मिलिट्री कंट्रोल के लिए यूज करा जाता है। और जितनी भी सैटेलाइट्स हैं या तो कोई दूसरे काम के लिए या फिर कम्प्लीटली बंद पड़े हुए हैं। ये कोल्ड वॉर के साथ लोगों का भी इंटरेस्ट धीरे धीरे स्पेस में खत्म होने लगा। इस इंडस्ट्री में दोस्तों फिर से इवोल्यूशन देखने को मिला जब इसमें प्राइवेट कंपनीज ने अपना हाथ बढ़ाया। बड़ा सा एक कॉमन नाम है इलॉन मस्क। स्पेसएक्स जैसी कंपनी ने जब अपना विजन रखा लोगों को चांद तक पहुंचाने के लिए, जो नंबर ऑफ रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च करने शुरू करे, तो अराउंड 2017 में जो स्पेस सैटेलाइट इकोनॉमी थी वो अराउंड $270 बिलियन के आसपास थी, और 2024 तक आते आते इसकी बताई जाती है अमाउंट $340 बिलियन तक होगी। मतलब जब स्पेसएक्स जैसी कंपनीज इन्वॉल्व हुई तो इन्हें इक्विपमेंट बनाने शुरू करे, और भी कंपनीज के लिए रॉकेट से इक्विपमेंट कैरी करके सैटेलाइट पे छोड़ना। और इसके साथ साथ स्टारलिंक ऐसी कंपनी, एक्चुअली में ये कंपनी सैटेलाइट लॉन्च कर रही है जिससे कि हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी बेटर हो सके। और जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे इस स्टारलिंक कंपनी ने वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को मेंटेन रखने का काम किया था, और उसके बाद यूक्रेन से लोग बात कर पा रहे थे इस सैटेलाइट के थ्रू। और यह स्टारलिंक वही कंपनी है जो आज से कुछ दिन पहले सबमरीन, जो आई थिंक याद होगा आपने, टाइटैनिक की खोज में खो गया था, उसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए भी यूज करता था। ये जो स्टारलिंक कंपनी है इनका विजन भी काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड कहा जाता है कि 3400 से भी ज़्यादा सैटेलाइट ये कंपनी अभी लॉन्च करेगी एक बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। अभी तक जितने भी स्पेस में सैटेलाइट वेस्ट घूम रहे हैं इसके क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन्हीं ने भी नहीं ली है। ऑब्वियसली मैंने जहाँ तक रिसर्च करता वहाँ पर मुझे तो फिलहाल नहीं मिला। और करेंटली जो मून रेस की बात हो रही है इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो कंट्रीज एक्चुअल में मून रेस के पीछे लगी हुई है, मून माइनिंग के पीछे लगी हुई है, यहाँ पे ना कोई टेरिटरी डिफाइन है, यहाँ पे ना किसी का लोकेशन डिफाइन है, और ना ही यहाँ पे किसी की कोई झंडे गाड़े हुए हैं। वैसे तो कंट्रीज अपना अपना काम कर रही है, लेकिन ये चीज़ सबसे बड़ा सवाल उठता है क्योंकि स्पेस में आज जो हाल है सैटेलाइट्स को लेके, वो हो सकता हो मून में हो। ऑब्वियसली इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारे इंडिया में ही माउंटेन क्लाइंबिंग। बहुत पहले जब लोग क्लाइंब नहीं करते थे तो हिमालय क्लेन था, लेकिन जब आज की डेट पे आप देखोगे तो कुछ स्थिति इस टाइप की दिखती है। क्योंकि ये कारण ये है कि लोग जब क्लाइंब करना शुरू करें तो उनने इक्विपमेंट कैरी करे और वो वहीं पे छोड़ दिए। आज के डेट पे हिमालयज़ में इस चीज़ को साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम देखने को मिल रही है। एक्चुअली में जो हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है, गंदगी वहीं पर हो गई है। तो हम इसे रिलेट करके समझ सकते हैं कि जो मून का लैंड है वहाँ पे जो माइनिंग शुरू होती है तो वहाँ पे मिनरल्स तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन उसके बाद उसका वेस्ट मैनेजमेंट का क्या होगा। ऑब्वियसली इस चीज़ का कोई बहुत एक्सेप्टेबल रिजल्ट तो आज के डेट पे नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये सवाल डेफिनेटली उठेगा। वैसे तो दोस्तों एक्चुअली में मून एक दूसरा प्लानट है, यहाँ पे कोई इंडिया का लॉ वहाँ पे जाके नहीं लग सकता है,
बट एक्चुअली में 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें 2020 में यूनाइटेड स्टेट ने भी सिग्नेचर कर दिया। बेसिकली इसका फ्रेमवर्क था जो आउटर रिसोर्सेज से जितनी भी मिनरल्स आएंगे वो लोगों के फ़ायदे के लिए यूज करी जाए। वो ट्रीटी में वैसे रसिया और यूनाइटेड स्टेट ने तो साइन करा है, इंडिया ने अभी उस ट्रीटी पे कोई सिग्नेचर नहीं करी है। वैसे तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा डेफिनेटली होगा कि कहीं अच्छी चीज़ होगी तो कहीं बुरी देखने के लिए देखने को मिलेगा, लेकिन अब तो ये समय बताएगा कि आखिर मून में जो भी चीज़ें अब निकलने वाली हैं उसका क्या होगा फ्यूचर में, कौन कंट्री क्या करने वाला है। वैसे तो देश चाहे दोस्तों इस चीज़ का बहुत बेहतर यूज कर सकती है, क्योंकि एक के फ़ायदे होने से दूसरा का फ़ायदा ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन गलत यूज होगा तो उतना ही बुरा इम्पैक्ट हमें देखने में मिलेगा। हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।